संपदा फ्रॉम वरदान ट्रस्ट। हमारी ट्रस्ट 5 फील्ड में काम कर रही है: वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, एनिमल वेलफेयर एंड एनवायरनमेंट। आज हम डॉक्टर सौरभ चतुर्वेदी के साथ हैं यहाँ पे। कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस उनसे करेंगे और जानकारी लेंगे पेट्स के बारे में। हेलो, मैं डॉक्टर सौरभ चतुर्वेदी। मैं लखनऊ में प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ और पिछले 11 साल से मैं लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सबके साथ है, कॉमन है ये। पेट्स बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, इसका क्या रीज़न है? देखिए, पेट्स के बीमार होने में सबसे इम्पोर्टेंट, मैं पपी लेवल से लेके चलूँगा कि किसी भी पेट के बीमार होने में, कोई भी पेट ओनर है या फिर स्ट्रीट डॉग है, आपको बेसिक सिम्टम्स पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी बीमारी के बड़े होने में जब तक उसको दवाइयों की ज़रूरत पड़े, कुछ ना कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स ज़रूर आते हैं जो कि पेट अपना शो करता है। जिसमें सबसे बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है कि आपका पेट के खाने का शेड्यूल, कि वो खाना कम खा रहा है, बहुत कम खा रहा है, या बहुत ज़्यादा खा रहा है, या उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो डाउन हो गई है। तो इससे ये हो गया। इसके अलावा जो मोशन करता है, वो पॉटी करता है, उसमें वो लूज़ होता है, या फिर उसका कलर कैसा है, या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है, या डायरियक है, या कई दिनों में एक बार करता है। इसके अलावा कहीं कोई वोमिटिंग वगैरह तो नहीं होती है, उसको कोई उल्टी वगैरह करता है। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर वगैरह उसका आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा उसका स्किन कंटूर, यानी कि आप स्किन के डिहाइड्रेशन लेवल को भी अगर आप चाहें तो सम एक्सटेंट तक नॉर्मल आदमी चेक कर सकता है। और ये एक बेसिक सिम्टम्स है जिसमें आपको अलार्मिंग सिम्टम्स मिलते हैं। आपको लगता है कि इसमें अगर कुछ फ़र्क आ रहा है, आप रेगुलरली उसको देख रहे हैं, तो आप वेट को कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम पपीज़ की बात करें तो पपीज़ में बीमार होने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर सबसे लो होती है। क्योंकि जब तक वो बड़े होंगे, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होने में काफ़ी समय लगता है। तो पपीज़ को सबसे पहले तो हमको इम्यूनिटी के लिए डेवलप करना होता है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन शेड्यूल, जो कि पपीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि उनकी आगे के लिए इम्यूनिटी डेवलप होती है और इन्फेक्शन से काफ़ी बचे रहते हैं वो। अगर डिवॉर्मिंग की हम बात करें तो पपीज़ में वीनिंग एज कहलाते हैं। वीनिंग हम बोलते हैं जब बच्चे को माँ से अलग किया जाता है, उसको वीनिंग समय बोलते हैं। तो वीनिंग के टाइम पे एट द एज ऑफ 28 डेज़ हम पपी की पहली डिवर्मिंग कर सकते हैं, जो जनरली लिक्विड डिवर्मर से करी जाती है। और कॉमर्शली बहुत से प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। और इसका बहुत ही सिंपल सा थंब रूल है कि जितने किलोग्राम पपी का वेट हो, उतने ही ml आपको उसका वो देना होता है। और शेड्यूल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला डिवर्मिंग अगर हम 28 दिन पे करते हैं, तो उसके बाद 3 महीने की उम्र तक 15-15 दिनों के फ़र्क पे डिवर्मिंग करनी है आपको। उसके बाद 3 महीने से 6 महीने की उम्र तक 1-1 महीने के गैप पे डिवर्मिंग करनी है। और उसके बाद 6 महीने के बाद से हर 3 महीने के अंतराल पे आपको पपी की डिवर्मिंग करनी है, जब तक टिल लाइफ। अब अगर हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे आते हैं तो वैक्सीनेशन के 4 दिनों बाद, 4 से 1 हफ्ते बाद हम फर्स्ट वैक्सीनेशन शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। सर, मुझे बहुत रेस्क्यू कॉल्स आते हैं, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं उनसे कहती हूँ कि आप उसको उठा करके कहीं अंदर रख दीजिए फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हेल्प नहीं आती है। तो काफ़ी लोगों का ये मानना होता है कि जो बीमारी उस डॉग को है, कहीं वो उन्हें ना हो जाए। तो क्या ऐसी कोई बीमारियाँ हैं एनिमल्स की जो ह्यूमन्स में अफेक्ट कर सकती हैं? हाँ, ऐसी बहुत सी जूनोटिक डिजीज़ हैं जो कि ह्यूमन टू एनिमल और एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकती हैं। और जिसमें से सबसे मेन हमारी जूनोटिक डिजीज़ दैट इज़ रेबीज़, जिससे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। और दैट्स एन वायरल डिजीज़। अगर हम कहा जाए तो बहुत सी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअल डिजीज़ हैं जो कि ह्यूमन से एनिमल और एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेट्स की हेल्प करना छोड़ दें, ऐसा कुछ। उनके लिए बेसिक सिम्टम्स होते हैं, तो जो कि जिसके बेसिस पे आप उनको हम डिफरेंशिएट करके आप उसके हिसाब से आप डॉग को अपने अंदर में उसकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर उसके लिए वेट कर सकते हैं वेट की हेल्प आने तक के लिए। बैक्टीरियल, अगर हम वायरल डिजीज़ की बात करें तो रेबीज़ काफ़ी कॉमन है। बैक्टीरियल डिजीज़ में हम जाएँ तो फिर बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअल, डर्मेटोफाइटोसिस है, जो स्किन डिजीज़, कैट स्क्रैच डिजीज़ होती है, जिससे स्क्रैचिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ह्यूमंस में। और इसके अलावा अगर कोई एज़मेटिक पेशेंट है घर में, या फिर प्रेग्नेंट लेडी हैं, या फिर कोई छोटा बच्चा है 5 साल से छोटा, तो उस समय पे थोड़ा सा प्रिकॉशन हम कर सकते हैं कि अगर आप डॉग को, पपी को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख लीजिए, इतना काफ़ी है। आप अपने घर में किसी दूसरी जगह पे उसको रख सकते हैं फॉर अ टाइम बिंग के लिए, तो जिससे कि आपके घर के जो मोर प्रोन पेशेंट्स हैं, जैसे कि एज़मेटिक पेशेंट हो गए, ओल्ड एज पेशेंट्स हो गए, प्रेग्नेंट वुमेंस हो गई, या फिर यंग बच्चे हो गए,
तो उसके हम आराम से इन जूनोटिक डिजीज़ से बचा जा सकता है। जनरली ये जो जूनोटिक डिजीज़ होती हैं, जो ट्रांसमिट होती हैं, ये आपका सैनिटरी प्रॉब्लम्स की वजह से ट्रांसमिट होती हैं, जैसे कि जनरली फीकल या ओरोफिकल ट्रांसमिशन इनमें होते हैं। तो अगर हम डॉग के या पपी के किसी के उसको साफ़ सुथरी कंडीशन में रखते हैं और नॉर्मल सैनिटरी कंडीशन से एक्वायर करते हैं हम जो ह्यूमन हैं, तो इन डिजीज़ से आराम से बचा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सर पपीज़ और डॉग्स में इनफैक्ट ज़्यादातर एनिमल्स में टिक और फ्लीज की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है और इनके थ्रू भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं एनिमल्स, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, टिक्स एंड फ्लीज़ का इन्फेस्टेशन हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत प्रोन है और वेरियस स्पीशीज़ ऑफ टिक्स और फ्लीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं, जो कि डॉग्स और कैट्स और लार्ज एनिमल सभी को अफेक्ट करती हैं। इसके लिए अगर हम स्पेसिफिकली डॉग्स की बात करें या कैट्स की बात करें, बहुत से प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। हम एक एक करके अगर लेके चलें तो सबसे पहले आती है हमारी लोकल प्रिपरेशंस। लोकल मतलब कि जिन प्रिपरेशंस को हम शरीर के ऊपर से लगा सकते हैं। इसमें सबसे बेसिक चीज़ आती है, अगर कोई यंग पपी है तो उसके लिए पाउडर्स आते हैं डिफरेंट, जिसमें एक DE पाउडर होता है, इसके अलावा प्रोपोक्सर सॉल्ट टाइप होता है, उसके पाउडर्स आते हैं, साइपरमेथ्रिनिक सॉल्ट है, उसके पाउडर्स आते हैं, वेरियस शैम्पूज़ भी आते हैं जिनसे आप एक्सटर्नल टिक्स को हटा सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत से लेटेस्ट रिसर्चेस हो चुकी हैं जिसमें आपको कई स्पॉट ऑन प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि फाइप्रोनिल एस्मिथोप्रिम एक प्रिपरेशन आती हैं अलग अलग कंपनीज़ में, मॉक्सीडैक्टिन और एमिट्रोक्लोप्रेट करके प्रिपरेशंस आती हैं, सेलामैक्टिन की प्रिपरेशंस आती हैं, ऐसी बहुत सी टिक कॉलर्स, एंटी टिक कॉलर्स आते हैं। तो ऐसे बहुत सी प्रिपरेशंस हैं जो लोकली आप अब लगा करके टिक से बचा सकते हैं। इसके अलावा इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस में भी कई प्रिपरेशंस आती हैं, जैसे कि आइवरमेक्टिन और डोरामेक्टिन, जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में होती हैं, जिनको खाल में लगाया जाता है। हाँ, इसके लिए बहुत ही ध्यान से अगर हम बात करें आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि आइवरमेक्टिन बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, इसको बहुत ही आम लोग या रेस्क्यूअर्स जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। तो इसकी बहुत ज़्यादा ओवर यूजेस और ओवर डोजेस हो रही हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आइवरमेक्टिन को किस कंडीशन में कहाँ यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइवरमेक्टिन की अगर हम बात करें तो इंजेक्टेबल फॉर्म में जो आते हैं, ये 3 महीने से छोटे पपीज़ में लगाना, इनको नहीं लगा सकते हम, प्रेग्नेंट फीमेल्स को नहीं लगा सकते हैं हम, और लैक्टेटिंग मदर को भी अवॉइड करना चाहिए इसको लगाने से। डोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अक्सर लोग मैगेटेड वुंड के ट्रीटमेंट में भी आइवरमेक्टिन को यूज़ करते हैं। दैट कैन बी यूज़, बट बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि हम आइवरमेक्टिन को हम मैगेटेड वुंड के ट्रीटमेंट में यूज़ करें। उसके लिए हमारे पास दूसरे और बहुत से ईजी गोइंग सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। और ईजी गोइंग सॉल्यूशन जैसे आपका नेगेशन पाउडर आते हैं क्यूमोफॉस वगैरह के लिए, कई बहुत से हर्बल और केमिकल स्प्रेज भी आते हैं बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप टर्पेंटाइन ऑयल, जो तारपीन का तेल है, तो इनिशियल लेवल पे आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैम्फर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे आप टिक्स वगैरह मैगेट वुंड को क्लीन करने के लिए। मैं इंजेक्टेबल की बात कर रहा था। इसके बाद में हमारी डिवर्मर्स में क्या कहते हैं, जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं टिक्स और फ्लीज के लिए, उसमें तीसरे नंबर पे हमारे आ जाते हैं ओरल डिवर्मर्स। ओरल पेस्टिसाइड्स में हमारे पास में, पेस्टिसाइड टर्म कहना गलत होगा, ओरल डिवर्मर्स में फ्लोरानेरर अभी बहुत ही लेटेस्ट सॉल्ट आ चुका है, जो कि 3 महीने तक का कवरेज देता है। दो थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन इट्स वेरी इफेक्टिव। वो आपको टिक्स और फ्लीज से तो आराम दिलाता ही, इसके अलावा स्किन इन्फेक्शंस में भी कईयों में हेल्प करता है। डॉग की प्रॉपर डिवर्मिंग हो जाती है, हर्टवूम वगैरह से भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और भी बहुत से कई लेटेस्ट सॉल्ट्स आ गए हैं नई रिसर्चेस में, फ्लोरानेरर आ चुका है, ऐसे फ्लोरानेरर आ चुका है, कई मेडिसिन आ चुकी हैं। और इसमें इसके अलावा ओरल डिवर्मर्स में आपके प्राजिक्वेंटल हुआ, आइवरमेक्टिन की भी ओरल प्रिपरेशंस आती हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लोकल एप्लीकेशंस में आपके पास में एमिट्राज बहुत ही कॉमन प्रिपरेशन है, जो कि जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, पानी में घोल करके लगा सकते हैं। इसको लगाने में भी थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ ये होती है कि आप जब डॉग को लगाने के बाद में, जब हम इसका सॉल्यूशन बना करके डॉग को लगाते हैं, तो उसके बाद में डॉग को करीब 2-3 घंटे तक लिक ना करने दें और चाटने ना दें, क्योंकि चाटने के बाद इसकी टॉक्सिसिटी काफ़ी सीवियर होती है, तो आपको तुरंत वेट के पास जाना पड़ सकता है। तो ये बेसिकली कई प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सर, काफ़ी लोग अपने पेट्स अबंडन कर रहे हैं इस डर से कि कोरोना वायरस पेट के थ्रू घर में ना आ जाए, तो इसके बारे में कुछ बताइए। पेट्स, हाँ डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि काफ़ी पेट्स अबंडन किए जा रहे हैं हमारे पास। इवन आप लोगों के थ्रू भी काफ़ी पेट्स हमारे पास आए हैं और आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि सारे पेट्स को अडॉप्शन वगैरह बाकी चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं। पेट्स के थ्रू अभी तक कोई ऐसी रिसर्च स्टडीज़ नहीं आई हैं कि पेट के थ्रू पेट में कोरोना वायरस कन्फर्मेशन के,
कुछ एक जगह पे बोला गया, एक ऑस्ट्रेलियन ज़ू में, अभी हमारे इंडिया में भी लॉयन सफारीज़ वगैरह में ऐसा मेंशन किया गया कि लॉयंस के ऊपर कोरोना वायरस पॉजिटिव मिले हैं। लेकिन स्टिल मैं कहूँगा रिसर्च इज़ गोइंग ऑन, अभी चीज़ें कोई भी डेफिनेट नहीं है। दोनों स्ट्रेन्स जो हैं, जो डॉग्स के अंदर कोरोना वायरस पाया जाता है, वो पिछले कई सालों से डॉग्स के अंदर कैनाइन कोरोना वायरस की वैक्सीनेशंस बहुत समय से लग रही है, करीब पिछले 15 साल से तो हम ही लोग यूज़ कर रहे हैं। कैनाइन कोरोना वायरस है, इट्स अ टोटली डिफरेंट वायरस, इट्स इंटेस्टाइनल, इट्स अ गैस्ट्रिक वायरस। वो जो बेसिकली है हमारे कैनाइन के और फेलाइंस के स्टमक को अफेक्ट करता है और वहाँ पे उनको लूज मोशंस और डायरिया वगैरह कॉज करता है। जो ह्यूमन कोविड है, दिस इज़ कोविड-19, इट्स टोटली डिफरेंट वायरस। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ह्यूमन्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। अभी तक की रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये हो चुका है कि जो कैनाइन्स हैं वो एक कैरियर हो सकते हैं, बट अभी मैं बोलूँगा कि सिर्फ टॉपिकल कैरियर हो सकते हैं, या फिर उनके थ्रू कहीं कोरोना का वायरस उनके ऊपर आए, जैसे किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ पे आ सकता है, तो वो सिर्फ उस तरह से डिजीज़ को ट्रांसमिट कर सकते हैं अभी की तक की रिसर्चेस के अनुसार। बाकी बट अभी ये फाइनल नहीं है, अभी फाइनलाइज नहीं है, अभी चीज़ें नहीं, अभी तो ह्यूमन में ही हम बात करें तो कोरोना के ऊपर बहुत सी रिसर्चेस बाकी हैं, अभी तो ह्यूमन में ही बहुत सी चीज़ें डेफिनेट नहीं हैं। रिसेप्टर्स की अगर हम बात को ले लेते हैं तो फिर कैनाइन कोरोना वायरस जो है वो हमारा एपीएन रिसेप्टर पे वर्क करता है, वहाँ से अटैच होता है, और जो ह्यूमन कोविड-19 वायरस है वो हमारा एस रिसेप्टर पे अटैच होता है। तो देखा जाए तो दोनों वायरसेस में सिमिलरिटी बहुत ही कम है, काफ़ी डिफ्रेंशिएशन है। मिडिल ईस्ट में देखा जाए, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी रिसेंटली कुछ रिसर्चेज हुई थी कि वहाँ पे रेस्पिरेटरी वेरिएंट भी मिला था इसका कोरोना वायरस का, तो दैट इज़ ऑल्सो अंडरगोइंग रिसर्च। तो दैट स्ट्रेन इज़ नोन एज कोरोना वायरस COV5। तो इसके बाद में आता है कि हम पेट्स के थ्रू अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो कैसे बचाया जाए इन चीज़ों से। तो नॉर्मल सैनिटरी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ह्यूमन कोरोना में या ह्यूमन कोविड-19 के लिए हम लोग करते हैं कि प्रॉपर डिस्टेंसिंग, आप पेट्स के साथ नॉर्मल सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी मेंटेन कर सकते हैं और नॉर्मल सैनिटेशन कर सकते हैं। आप अपने हैंड वॉशिंग रेगुलर बेसिस पे करें, जो बेसिक कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उन्हीं को फॉलो करें। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के तौर पे, तो जहाँ पे कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर कोई छोटे बच्चे या जीरेटिक पेशेंट्स या कोई बीमार पेशेंट्स हो, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सेग्रीगेशन या थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं पेट के साथ, इतना ही केवल काफ़ी है। पेट को बिल्कुल भी अबैंडन करने की या बाहर छोड़ने की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी तक कहीं पर भी कोई भी कन्फर्मेटरी ऐसा कुछ नहीं है कि पेट्स कोई भी कोरोना वायरस को फैला रहे हैं या उनके अंदर ऐसा कुछ स्ट्रेन पाया जा रहा है। सर ऐसा बहुत होता है कि पेट ओनर्स को नहीं पता होता है कि उनको अपने पेट की ब्रीडिंग कब करानी है, तो उसके बारे में कुछ नॉलेज दीजिए। पेट की ब्रीडिंग के लिए सबसे पहली चीज़ ये आती है कि फीमेल को, जो फीमेल हमारी होती है उसकी फर्स्ट हीट कब आती है। हीट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि उसके बाद में हम फीमेल को मीटिंग पे ले जा सकते हैं, मीटिंग के लिए ले जा सकते हैं। अगर हम स्मॉल ब्रीड्स की बात करें तो करीब 6 से 8 महीने की उम्र पे इनकी फ़र्स्ट हीट आती है। मीडियम ब्रीड्स की बात करें अगर हम, तो उसमें 9 to 12 मंथ्स ऑफ एज पे इनकी फ़र्स्ट हीट आती है। और अगर जाइंट ब्रीड्स की बात करें तो फिर 12 मंथ्स टू करीब 2 ईयर्स तक का टाइम भी लग जाता है, तो जिसमें फ़र्स्ट हीट पे आती हैं। तो फर्स्ट हीट को जनरली अवॉइड करना चाहिए, उसके बाद से हम फीमेल को मीट करा सकते हैं सेकेंड हीट से। हीट पे आने के बाद में, हीट पे आने का मतलब है कि वो एक बेसिक सिम्टम्स आता है कि वो फीमेल जो होती है ब्लीडिंग स्टार्ट करती है, और जिसमें थोड़ा सा वेजिनल स्वेलिंग भी रहती है। तो जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उससे हम 11th और 13th डे, 11वें और 13वें दिन के आसपास हम उसकी मीटिंग करा सकते हैं, जिस समय मैक्सिमम कंसेप्शन के चांसेस होते हैं। और अभी कई लैब्स में टेस्ट भी काफ़ी अवेलेबल हैं जिसमें हम वेजिनल साइटोलॉजी करा सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसमें एक वेजिनल स्मीयर लिया जाता है, जिससे हम फीमेल की टेस्टिंग करा सकते हैं और एग्जैक्ट डेट पता कर सकते हैं कि हम फीमेल को कब क्रॉस कराएं। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेक, सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेक कर सकते हैं, जिसके थ्रू भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमको कब फीमेल को क्रॉस कराना चाहिए। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ीमेल को क्रॉस कराते वक्त कई चीज़ें हैं, कई बीमारियां जो होती हैं जो ट्रांसमिट होती हैं, आगे पपीज़ में भी ट्रांसमिट हो सकती हैं, या फिर तो डिवर्मिंग इज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फीमेल को हमेशा जब भी क्रॉस कराएं उससे मीटिंग से पहले डिवर्मिंग कराना, और 5th वीक और 8th वीक इस पे आपको मीटिंग कराना, डिवर्मिंग कराना बहुत ही ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन अगर फीमेल का ना हुआ हो तो वैक्सीनेशन भी हमको करा लेना चाहिए, जिससे हमारे जो होने वाले बच्चे होते हैं उनको भी काफ़ी इनेट इम्यूनिटी के तौर पे मिलती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। और इसके अलावा एक चीज़ है जो हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रीडर्स लोग लैक करते हैं, न्यूट्रिशन लेवल।
कि फ़ीमेल को वो लोग क्रॉस तो करवा देते हैं, मीटिंग करवा देते हैं, लेकिन उनका न्यूट्रिशन लेवल को नहीं बढ़ाते हैं। इस समय पे फ़ीमेल को सबसे अधिक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी के दौरान फ़ीमेल की जो डाइट है वो करीब 3 to 4 टाइम्स रेज़ हो जाती है, 3 to 4 टाइम्स नॉर्मल डाइट से रेज़ हो जाती है, जो कि नेक्स्ट 4-5 वीक्स के लिए रहती है। तो उस समय बहुत ही हाई लेवल न्यूट्रिशन डाइट देना उसको बहुत ज़रूरी होता है, बॉडी की बहुत सी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। इवन दो अगर हम वेल्पिंग की बात करें, वेल्पिंग पेट्स के डॉग के केस में बच्चे देने के प्रोसेस को वेल्पिंग बोलते हैं। तो इवन वेल्पिंग के दौरान भी, वेल्पिंग के बाद भी फीमेल्स को ड्यूरिंग जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको भी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। आपको बहुत हाई न्यूट्रिशन डाइट देना ज़रूरी है, प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे डिवर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए। सर प्रेगनेंसी के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन कब हमें पता चलेगा, क्या सिम्टम्स होते हैं जब फीमेल बच्चे देने वाली होती है? वेल्पिंग के टाइम के लिए सबसे पहले तो गेस्टेशन पीरियड बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है कि डॉग्स का जो गेस्टेशन पीरियड है, जो उनका प्रेगनेंसी टाइम पीरियड है, वो आपका 58 to 64 डेज़ तक वेरी करता है। अगर हम ओवुलेशन, ये हमारा गेस्टेशन पीरियड है, लेकिन वेल्पिंग टाइमिंग अलग चीज़ होती है कि वेल्पिंग वो कब करेगी, वो हमारा कैलकुलेशन होती है ओवुलेशन के टाइम पीरियड से। सो दैट कैन बी 58 डेज़ to 68 डेज़ तक में वेल्पिंग कभी भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स ओवर द कि ओवुलेशन कब हुआ था फीमेल के अंदर में, कब उसके अंदर में ओवर फ्यूज़ हुआ था, उसके पे डिपेंड करता है। अभी बेसिक सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फीमेल कब डिलीवर करने वाली है, इसमें जनरली सबसे पहला काम जो फीमेल करती है कि डिगिंग स्टार्ट करती है, वो एक वेल्पिंग बॉक्स उसको हम बोल सकते हैं, या फिर गड्ढा खोद करके कहीं पे वो बनाना बहुत शुरू कर देती है 1 दिन पहले से। और 1 से 2 दिन पहले, 12 से 24 घंटे पहले वो खाना पीना छोड़ देती है और एनोरेक्टिक हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है और काफ़ी परेशान रहती है। इसके अलावा डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो कुछ कलर के डिस्चार्जेस आते हैं, म्यूकॉइड कलर डिस्चार्ज होता है, ये आपका लास्ट सिम्टम होता है कि हाँ फीमेल डिलीवर करने वाली है। और इसके सर प्रेगनेंसी के बाद जब बेबीज़ हो जाते हैं तो उस वक्त इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए? अगर हम बात करें डिलीवरी के टाइम पे, वेल्पिंग के समय पे, जब न्यूली बॉर्न बेबी आता है तो वो एक पाउच या एक झिल्ली में किसी में होता है, तो सबसे पहला काम तो ये होता है उस झिल्ली को टेयर करना। जनरली मदर जो होती है वो खुद से ही उसको टेयर कर लेती है, लेकिन कुछ केसेस में स्मॉल ब्रीड्स में जनरली ये ज़्यादा देखा जाता है कि वो जनरली अच्छे से झिल्ली को टेयर नहीं कर पाते, तो आप उसको मैनुअली हाथ से टेयर कर सकते हैं। बच्चे को सिक्योरली बाहर निकाल करके किसी साफ़ टॉवल या क्लॉथ से उसको अच्छे से ड्राई अप करें और थोड़ा सा उसकी बॉडी को जेंटली रब करें, जिससे कि उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट हो, और उसकी नॉस्ट्रिल्स और माउथ को किसी कॉटन या साफ़ कपड़े से क्लीन कर लें, जिसमें काफ़ी डिस्चार्जेस होते हैं, जो क्योंकि उनका लंग्स उसी समय पे काम करना पहली बार शुरू करता है, तो वहाँ से काफ़ी डिस्चार्ज आते हैं, तो उनको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में बच्चे को करीब जितना जल्दी पॉसिबल, अगर वेल्पिंग कंप्लीट हो जाती है तो बच्चे को जितना जल्दी पॉसिबल वो मदर मिल्किंग कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और अम्बिलिकल कॉर्ड को लाइगेट करना, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है प्लेसेंटा के साथ अटैच होती है, तो उसको करीब 1 या 1.5 इंच की दूरी से आप सीज़र या किसी साफ ब्लेड से कट करके और किसी भी नॉर्मल साफ धागे से बांध सकते हैं, जिससे कि फर्दर ब्लीडिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आप मदर को लिक करने के लिए बच्चे को दें, जितना ज़्यादा मदर बच्चे को लिक करेगी उतना ही बच्चा अच्छे से रिवाइव करेगा, और मिल्किंग के लिए उसको शुरुआत कराएँ। सर व्हाट इफ़ मदरलेस बेबीज़ हों, हम क्या करेंगे? मदरलेस बेबीज़ की अगर हम बात करें, या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी मदर की डेथ हो जाती है, या फिर किसी रीज़न से एबेंडेंट हो जाते हैं पपीज़, कहीं बाहर खो जाते हैं, तो उस केसेस में आप बहुत से मिल्क रिप्लेसर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको फॉस्टर मदर मिल जाए कहीं पे, कोई दूसरी प्रेग्नेंट मदर, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मदर मिल्क को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, देन फिर आप बहुत से मिल्क रिप्लेसर मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप बच्चे को फीडिंग करा सकते हैं। एवरेज करीब 3 to 4 आवर्स में, इन एवरेज 3 to 4 आवर्स आपको एक पपी को फीडिंग करानी होती है, एज़ पर द ब्रीड साइज़ एंड एज। तो और इसके अलावा बच्चे को टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अराउंड 38 डिग्री टेम्परेचर बच्चे को नॉर्मल एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड, तो उसमें बच्चा कंफर्टेबली रहता है। अगर इवन गर्मियों की कंडीशन में भी बात करें तो बच्चों को कभी भी एसी या कूलर में नहीं रखना चाहिए। अगर नॉर्मल एरेटेड कमरा हो और किसी कॉर्नर में उनके लिए बेडिंग बना करके साफ़ आप उसमें रख सकते हैं उनको। तो ये बेसिक एक चीज़ें हैं जिसमें आप ध्यान रख सकते हैं। सर कैनाइन डिस्टेंपर एक ऐसी बीमारी है जो शायद बहुत ही कम बचते हैं या नहीं भी बचते हैं, तो क्या इसका कोई क्योर है, और अगर है तो कोई एज प्रेफरेंस है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आती है कि कैनाइन डिस्टेंपर जैसे बनता है, बहुत ही हाईली मोर्टेलिटी वाली डिजीज़ है, बहुत ही जानलेवा बीमारी है। तो सबसे पहले तो हमको प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना है कि वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इवन अगर स्ट्रीट पप्स की भी हम बात कर रहे हैं तो आप अगर सारे वैक्सीनेशंस नहीं करा सकते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंटली आप रेबीज़ और 7-in-1 ये 2 वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं पपीज़ को। और बाय द चांस इन एनी केस अगर हो जाता है डिस्टेंपर, तो डिस्टेंपर में
नो डाउट इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, बचने की भी कुछ संभावना है। कुछ एक मेडिकेशंस इसमें अवेलेबल हैं जिसमें अगर नर्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है डिस्टेंपर तो उस समय बचने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अर्ली एज में हम इनको पहचान सकते हैं। कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं जैसे कि डॉग का इनिशियल लेवल पे नेज़ल और ऑक्यूलो नेज़ल डिस्चार्ज यानी आँखों से और नाक से डिस्चार्ज इसमें शुरू हो जाता है। पपी का बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर रहता है और खाना इनिशियल लेवल पे खाने को छोड़ता है वो इस लेवल पे, और पेट में दाने हो जाते हैं और हार्ड फुट पैड। ये कुछ बेसिक सिम्टम्स है जिसमें आप पहचान भी सकते हैं। तो आप डॉक्टर के पास विजिट करके प्रॉपर मेडिकेशन को पहले से शुरू कर सकते हैं। अगर नर्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है आपका डिस्टेंपर तो उस समय चांसेस थोड़े से लो होते हैं, लेकिन फिर भी दो उन केसेस में भी देखें तो करीब 5 to 10% केसेस को हम लोग सेव कर लेते हैं, जिसमें कई मेडिकेशंस आते हैं जिसमें उनके फिट्स को कम करने के लिए मेडिकेशंस और नर्वाइन टॉनिक्स वगैरह होते हैं जिनको लॉन्ग थेरेपी में हमको चलाना होता है। लेकिन उन केसेस में भी देखा जाए तो जो डिस्टेंपर होता है वो हमारा डॉर्मेंट स्टेज में कई बार चला जाता है, जो कि एडल्ट होने के बाद में उस स्टेज में आने के बाद में या कभी 2 साल 3 साल पे वो फिर से प्रोलिफरेट कर सकता है और उस समय पे उसके सिम्टम्स और ही विग्रस होते हैं और ख़तरनाक होते हैं और उसमें सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत लो होते हैं। सो कंबाइंडली अगर हम बोलना चाहें तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इन पेट्स? हम क्या खाने को दे सकते हैं, क्या हमें बिल्कुल भी नहीं देना है? ओके, खाने में जनरली देखिए अगर हम पपी एज ग्रुप से बात करें तो फिर अगर हम वीनिंग टाइम से शुरुआत करते हैं एकदम, तो वीनिंग टाइम पे हम पपीज़ को सबसे पहले मदर मिल्क के बाद में पपी सैरलैक पे शिफ्ट करते हैं, जो कि हम करीब 20 दिन प्लस एज के पपीज़ को शिफ्ट कर सकते हैं। और शिफ्टिंग शुड बी ऑलवेज ग्रेजुअल, ऐसा नहीं कि आपने एब्रप्ट चेंजेस करने के एकदम से आपने उसको सैरलैक पे शिफ्ट कर दिया। अगर मदर अवेलेबल है तो आई सजेस्ट कि आप उसको मिल्किंग थोड़ी सी कम करा करके सैरलैक को स्टार्ट कर दें। और पर सैरलैक को करीब आप 1 महीने तक शुरू करें। 1 महीने से बड़े पपीज़ में आप स्टार्टर फूड्स कॉमर्शियली अवेलेबल है मार्केट में। स्टार्टर फूड को आप लुकवार्म वाटर में सोक करके वो शुरुआत करा सकते हैं, और वो भी आपका ग्रेजुअल ही होना चाहिए, एकदम से अब्रप्ट शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए उससे, क्योंकि इनका छोटे पपीज़ का जो स्टमक होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, तो इस समय लूज़ मोशंस और दूसरी प्रॉब्लम्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो स्मॉल पप्स के लिए हो गया। अगर हम नॉर्मल पपीज़ की बात करें तो नॉर्मल पपीज़ में आप ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल कॉमर्शियल फूड पे ही रखना है। कॉमर्शियल फूड पे रखने का सिर्फ एक बहुत बड़ा लॉजिक हमारे पास ये होता है कि कॉमर्शियल फूड होते हैं, दीज आर होल फूड, उसके अंदर में ऑल न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें मिले हुए होते हैं, इसलिए हम उनको एक कंप्लीट फूड बोल देते हैं। दो उनमें समटाइम्स प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो लेटर ऑन कभी कभी नुकसान भी कर सकते हैं, लेकिन चांसेस उसके काफ़ी कम रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेट को आप केवल होम फूड पे शिफ्ट करना चाहें, होम फूड पे रखना चाहें, बिल्कुल आप रख सकते हैं होम फूड पे, लेकिन आपको वेरिएशन ऑफ डाइट, जैसे ह्यूमन के केसेस में होता है कि आप हम लोग हर टाइप का खाना खाते हैं, उसके अंदर में हमको प्रोटीन, विटामिन, फैट, फाइबर सब कुछ चाहिए होता है, तो हम लोग डिफरेंट चीज़ें खाना खाते हैं, हमारी डाइट उस तरह से। इसी तरह से आपको पेट का भी खाना मैनेज करना है, उसके अंदर प्रोटीन सोर्स भी होना चाहिए, मीट डाइट भी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज भी होने चाहिए, वाइटामिन भी होने चाहिए और फाइबर डाइट भी होनी चाहिए। तो आप होम फूड में अगर हम कई ऑप्शन हैं हमारे पास, जैसे हम पपी से लेकर एडल्ट तक में, आप कई लोगों के साथ कंप्लेंट्स ये होती है कि वो अपने पेट्स को नॉन वेज नहीं खिलाना चाहते हैं, दे आर प्योरली वेज, तो भाई केवल वेज फूड पे कैसे रखें। तो वेज फूड्स में रिच प्रोटीन की अगर हम बात करें तो सोयाबीन चंक्स आते हैं, जो सोयाबीन की वड़ियाँ होती हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। बॉइल्ड एग अगर देना चाहें तो बॉइल्ड एग अगर परमिसिबल हो तो वो बॉइल्ड एग यूज़ कर लीजिए। पनीर यूज़ कर सकते हैं, चीज़ को नहीं यूज़ करना है, पनीर यूज़ कर सकते हैं, चीज़ नहीं। बॉइल्ड, इसके अलावा एप्पल, बनाना, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एप्पल के अंदर से सीड्स को निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दैट कॉजेज़ अ साइनाइड पॉइजनिंग। और इसके अलावा आप लिटिल मिल्क को हम 2 महीने की एज तक दे सकते हैं, वो भी काउ मिल्क या फिर उसको डाइल्यूटेड मिल्क, अदरवाइज़ वी अवॉइड द मिल्क ऑल्सो। उसके कंपैरिजन में आप बटर मिल्क या कर्ड वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप राइस इज़ वेरी गुड, और बॉइल्ड वेजिटेबल्स यू कैन गिव, पनीर यू कैन गिव, और काफ़ी चीज़ें हैं हमारी डेली यूजेस में जो आप दे सकते हैं। पल्सेस दे सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा प्रोटीन रिच डाइट है वो पल्सेस। दालों को दे सकते हैं, जनरली हम लोग घर में दालें बनाते हैं तो उसमें जनरली तड़का वगैरह लगाने से पहले उसमें जनरली हल्दी या नमक थोड़ा सा होता है, तो आप आराम से ये दे सकते हैं। तड़का लगाने के बाद मसालों को आपको डॉग्स को नहीं देना है, सब्जी जो हम लोग अपने घरों में बनाते हैं वो नहीं देना है। कई पेट ओनर्स होते हैं जो नॉनवेज हैं, नॉनवेज फैमिलीज़ हैं जो नॉनवेज जो घर में होममेड बनता है वही डॉग को देते हैं, तो मसालेदार नॉनवेज डॉग को नहीं देना है। आप उनके लिए सेपरेटली कुक्ड बना सकते हैं। इवन दो मान लीजिए अगर बाय द चांस अगर हो भी गया है, अगर आप कुक्ड हो भी गया तो उसको आप वॉश करके तब यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस को यूज़ नहीं करना है, वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं और भी बहुत से गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करते हैं, जिससे कई डाइजेस्टिव इश्यूज़ क्रिएट होते हैं आगे, तो वो अवॉइड करनी चाहिए। मीट डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पेट का, अगर आप फिजिबल हैं देने के लिए तो इट्स वेरी गुड कि आपको मीट डाइट को देना चाहिए। बॉइल्ड मीट डाइट, इसमें भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप
बेसिकली चिकन और फिश इज़ वेरी गुड। बीफ को हम फिर भी अवॉइड करते हैं, मटन कैन ऑल्सो बी गिवन। बीफ इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, बीफ को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती कि क्या नहीं देना है खाने को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि मैं कहूँगा। इसमें डॉग को खाने में जो नहीं देना है उसमें आपका जाता है सबसे पहले तो आपको ड्राई फ्रूट्स डॉग्स को नहीं देने हैं, रेजिन्स नहीं देने हैं, किशमिश वगैरह बिल्कुल नहीं देनी है। इसके अलावा फ्रूट्स में आपको ग्रेप्स वगैरह नहीं देने हैं, सिट्रस फ्रूट्स को आप थोड़ा मोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा एवोकाडो वगैरह जो है जनरली यहाँ पे इंडियन कंडीशंस में इतने अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो भी अवॉइड करना चाहिए। लिकर वगैरह नहीं पॉसिबिलिटीज़ है जनरली, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पे, हमारे भी कई क्लाइंट्स हैं जो इवन देते हैं, बिकोते हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमने डॉग को बियर पिलाते हैं या फिर वो करते हैं। डेफिनेटली इसको अवॉइड करना चाहिए, दैट कैन कॉज एन गैस्ट्राइटिस। और इसके अलावा चीज़ नहीं देना है डॉग्स को, आपको चॉकलेट्स बिल्कुल भी नहीं देनी है। और इसके अलावा अनियन गार्लिक अवॉइड करना है आपको। और रॉ मीट, रॉ वेजिटेबल, कई पेट ओनर्स आते हैं बड़ा प्राउड फील करते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं कि हमारा डॉग है पिटबुल पाला हुआ, उन्होंने बोलते हैं कि हम अपने डॉग को कच्चा मीट खिलाते हैं। इवन एक तो हमारे पेशेंट आए थे बोल रहे थे कि रॉ ब्लड पिलाते हैं। तो इस तरह की फुलिशनेस बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ, और इस तरह की फुलिशनेस बिल्कुल नहीं करनी है। कच्चा मीट, कच्चा अंडा, कच्चा whatever, कच्चा इवन मिल्क ऑल्सो, दैट इज़ अ वेरी बिग सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस। वो एग बॉर्न डिजीज़, मीट बॉर्न डिजीज़ आर वेरी कॉमन। तो कोई ना कोई डिजीज़ ज़रूर हो जाएगी आपके पेट को, तो आप बाद में फिर किसी ट्रबल में फंस जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए पेट्स को। सर बेसिकली मुझे पैरेट माउथ डॉग्स के बारे में पूछना था। एक पेट मेरे पास भी है जो पैरेट माउथ है, उसका अडॉप्शन करवाने में बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो फाइनली मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया। इनफैक्ट कभी वो बाहर भी जाती है तो लोग उसे डरते हैं कि ये पागल कुत्ता है। तो व्हाट इज़ पैरेट माउथ? पैरेट माउथ कोई बहुत इट्स एन इनेबिलिटी, मैं बोलूँगा कि इट्स ब्रैकिग्नाथिस्म बोलते हैं इसको, या फिर मैलअक्लूजन भी बोलते हैं मैंडिबल का। ये जनरली बाय बर्थ डिजीज़ होती है। इसके अंदर में होता क्या है कि मैंडिबल की शॉर्टनिंग हो जाती है। जनरली इसमें मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि जो नीचे वाला जबड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, ऊपर वाला बड़ा होता है, जिससे कि प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं आता है टूथ्स का, जिससे मैस्टिकेशन में भी प्रॉब्लम होता है, चबाने में भी दिक्कत होती है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, इससे कोई डरने वाली कोई चीज़ नहीं, नॉर्मल सी कंडीशन है। इसका अगर अर्ली एज में देखा जाए तो इसके कुछ एक क्योर्स भी अवेलेबल हैं यंग एजेस में। इसमें ये किया जाता है कि सर्जन्स के लिए उसमें सर्जरीज़ करी जाती हैं, डेंटल सर्जरीज़ होती हैं। इसमें दांतों के बीच में जो कि मिल्क टूथ होते हैं, मिल्क टूथ के टाइम पे हम कुछ मिल्क टूथ को बीच में से निकाल करके दांतों के बीच में गैपिंग्स को बनाते हैं, जिससे कि उनकी मैंडिबल की प्रॉपर ग्रोथ होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली सर्जिकल करेक्शन ही है इसके लिए। और अगर बाय द चांस करेक्शन नहीं भी हो पाता है, अगर उस कंडीशन में रह जाता है, पैरेट माउथ बना रह जाता है, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए कि आप थोड़ा सा टिल्टेड बाउल में डॉग को खाना दें। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि पानी पीते समय या फिर खाना खाते समय उसकी जो नाक है, नॉस्ट्रिल्स है, वो फूड में ज़्यादा चला जाता है और उसको अंदर से उसका एप्रेंशन उसको उठा के खा नहीं पाता या पी नहीं पाता है। तो आप उसको टिल्टेड बाउल में खाना दीजिए, थोड़ा सा सॉलिड फूड दे दीजिए, पानी पीने के लिए बाउल को टिल्ट कर दीजिए या फिर हाइट पे रख कर दीजिए, तो इस तरह से वो ईजिली डॉग मैनेज कर सकता है। सर काफ़ी पेट्स हैं, डॉग्स इवन कैट्स, उनकी टॉयलेट से बहुत स्मेल आती है, इसका क्या कोई रीज़न है या नॉर्मल है? देखिए, डॉग के टॉयलेट में स्मेल आने के बहुत से रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न है कि पानी उसका कम पीना, डिहाइड्रेशन अगर डॉग में ज़्यादा होगा तो येलो कलर, डार्क येलो कलर स्मॉल यूरिन करेगा, उसमें स्मेल थोड़ी ज़्यादा रहती है। दूसरा, कई यूटीआई डिजीज़, यूटीआईज़ में कई बैक्टीरियल, फंगल और वायरल इन्फेक्शंस ऐसे हैं जिन कंडीशंस में भी ऐसा होता है कि डॉग के यूरिन में स्मेल आती है। कुछ किडनी प्रॉब्लम्स भी हैं जिनके अंदर में अलग अलग टाइप की स्मेल्स आती हैं डॉग्स में और कैट्स में। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आपको इस टाइप की कोई डिफरेंट आती है स्मेल, आप डॉग को प्रॉपर रिहाइड्रेट करके रखें, उसको समय समय पर पानी पिलाएं। अगर पानी पीने में बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाता है तो आप उसके फूड को थोड़ा सा वेट करके दें, किसी न किसी फॉर्म में आप उसको इवन बटर मिल्क या फिर दही को पतला करके या लस्सी की फॉर्म में किसी तरह से उसको मिल्क की क्वांटिटी को उसको रेज़ करें हम, तो इस तरह से हम उसकी प्रॉब्लम को ईजिली बच सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली अपने वेट को कंसल्ट करें और वो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसको उस हिसाब से डील करेंगे। सर हमें स्पे या न्यूटर कब करना चाहिए अपने डॉग को? पहले तो ये बताइए कि स्पे और न्यूटर में फ़र्क क्या होता है? देखिए, न्यूटर इज़ एन अ कॉमन टर्म दैट कैन बी यूज फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल। न्यूटर बोला जाता है टर्म कि फीमेल को न्यूट्रलाइज करना, यानी कि उसको कोई भी जेंडर उसका स्पेसिफिक ना रहे, ना ही वो फीमेल रहे ना ही वो मेल रहे, ठीक है। तो उसको हम न्यूटर टर्म बोलते हैं कॉमन लेमन टर्म में। और स्पेइंग स्पेसिफिकली यूज फॉर फीमेल्स एंड कैस्ट्रेशन या वेसेक्टोमी कैन बी डन यूज फॉर अ मेल डॉग। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। इसके अलावा एज की अगर आप बात करते हैं तो फीमेल्स में आप जो है 6 मंथ्स प्लस की एज पे या फिर फर्स्ट हीट आने के बाद
इस एज में ग्रुप में आप फीमेल की स्पेइंग करवा सकते हैं। और मेल्स की बात करें तो फिर मेल्स में या तो 6 मंथ प्लस एज हो या फिर कम से कम 22 किलोग्राम बॉडी वेट हो उसका, तो आप कैस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। ये बेसिक फंडे हो गए कि किस बेसिस पे आपको न्यूट्रिशन या स्पेइंग करानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि स्पेइंग 2 तरीके से होती है। स्पेइंग नहीं बोलूँगा, 2 तरीके से होती है। जनरली जो आजकल कई एनजीओज़ में भी होता है और कई वेट्स भी करते हैं, कई जगह पे लोग हैं कि जनरली हिस्टेक्टोमी कर देते हैं। केवल हिस्टेक्टोमी की केवल बच्चेदानी को बाहर निकाल देते हैं। उससे सिर्फ एक दिक्कत ये रहती है कि फ्यूचर में फ़ीमेल हीट में आती रहती है और जो हमारे जो स्पेइंग के फ़ायदे हैं, जो स्पेइंग के बेनिफिट्स हैं, उसमें से कई बेनिफिट्स हमारे लैक कर जाते हैं, जैसे कि ओवेरियन ट्यूमर्स, ओवेरियन सिस्ट, स्यूडो प्रेगनेंसी और इसके अलावा वेजिनल ट्यूमर्स, ये सब चीज़ें बाद में भी डेवलप हो सकते हैं अगर आपने ओवरीज़ को भी रिमूव नहीं किया है। तो आई सजेस्ट कि ऑलवेज़ गो फॉर ओवेरियन हिस्टेक्टोमी, यानी कि ओवरीज़ और यूट्रस दोनों को ही बाहर निकलवाया जाए, वो हमेशा बेनिफिशियल रहता है। यही अगर हम मेल के केस में बात करें तो मेल के केस में कई देशों में अभी भी वेसेक्टोमी करी जाती है। वेसेक्टोमी मतलब कि केवल उनकी स्पर्म्स की जो वेन्स वेसल्स होती हैं उनको केवल ब्लॉक कर दिया जाता है, और ये ह्यूमंस में ज़्यादा प्रचलित है, डॉग्स में नहीं। डॉग्स में जनरली हम लोग कैस्ट्रेशन करते हैं, जिसके अंदर में हम बहुत से टेस्टिकल्स बोले उनको हम रिमूव कर देते हैं सर्जिकली। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। इसके काफ़ी बेनिफिट्स में एक तो आपके डॉग की हेल्थ स्टेटस काफ़ी अच्छा हो जाता है। दूसरा, कई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पेरियनल हर्नियाज, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्रेशन, कई डॉग्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं तो उनके एग्रेशन कंट्रोल के लिए भी ये सर्जरी करी जाती है, लेकिन उसके लिए टाइम बाउंड पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एग्रेशन के लिए आप कैस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो फिर दैट शुड बी डन बिलो 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल की पहले की उम्र में कैस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, तो आप उसके एग्रेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एग्रेशन में भी काफ़ी हद तक डिप्रेशिएशन आ सकता है।